हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज बुक गतिभाग चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। अग्रणी यानी आगे रहने वाले। उनका देहांत 1996 में हुआ, 1996 में। ये इनके जीवन के बारे में है, जन्म मृत्यु। अब आता है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य। ये इनकी हिंदी में प्रमुख पुस्तकें हैं। ये और भी है नाम, ये आप स्वयं पढ़ लेना। तो ये इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने हिंदी में लिखी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। ज्वलंत यानी जीते जागते विषयों पर और विश्लेषण यानी उस पर एनालिसिस करना एवं स्थापनाएं स्थापित करना उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित, मतलब जनजातियां ये पिछड़ी जाति और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इन पर केंद्रित उनके लेखों में, मतलब जो ये लेख है उन लोगों को केंद्र, मतलब उन लोगों को मुख्य केंद्र बनाकर लिखे गए में बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत, तार्किक यानी तर्क वितर्क करके एनालिसिस करना, इसके साथ में सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए इस पाठ का सार। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। इसमें बाजार की गिरफ्त में आ रहे, मतलब बाजार में जो भी सामान है उससे हम आकर्षित हो रहे हैं, तो आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है कि जो ये लोग हैं ये बाजार में रखी हुई सामग्रियों से किस प्रकार आकर्षित हो रहे हैं और किस प्रकार बाजार इनको अपने अंडर में करता जा रहा है, और इसकी वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये इस निबंध में प्रस्तुत की जा रही है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा लेखक का मानना है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, मतलब उस चीज की प्योरिटी पर नहीं है। अगर उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उसकी चमक दमक, उसकी तड़क भड़क विज्ञापन में दिखाई जाती है और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो प्योर है या हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही। संपन्न यानी जो अधिक धन धान्य है, जिनके पास खूब पैसा है, उच्च वर्ग, और अभिजन न सामान्य जन द्वारा जो ये दिखावे का ये जो जीवन चल रहा है, प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली यानी दिखावा करना, ये अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। भाई जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक नॉर्मल, उसके पास ये सब चीजें खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, तो वो ये सब ललचाई हुई निगाहों से देखते रहते हैं। और इस प्रकार का आकर्षण ये हमारे सभ्यता और विकास, मतलब देश के विकास के लिए चिंता का विषय है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। मतलब समानता का भाव नहीं बढ़ेगा, विषमता बढ़ जाएगी। और ये जो उपभोक्तावाद ने परोसा, तो उपभोक्तावाद
का तात्पर्य है उपभोग करने को ही ध्येय मानना, मतलब लक्ष्य मानना। इन चीजों का उपभोग करना ही व्यक्तियों का लक्ष्य हो जाता है। वो उपभोग मतलब उपभोक्तावाद होता है। और उपभोक्तावादी इसका मतलब है कि भोग को अंतिम सत्य मान लेना, मतलब कि यही सत्य है कि इन चीजों का भोग करना ही आखिरी सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए अब चैप्टर को विस्तार से पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, मतलब अपनी एक जगह बना रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, मतलब आप उसको भोग करो, उसका उपयोग करो, उसे यूज करो आपके सुख के लिए। और फिर जब आप उसका यूज करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख की व्याख्या बदल गई है, मतलब अब सुख के अर्थ बदल गए हैं। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। उपभोग भोग, उपभोग भोग का मतलब होता है उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, मतलब एक छोटा सा अंतर। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये लेखक ये कहना चाहता है कि आज का जो जीवन जीने का एक नया तरीका हम पर हावी हो रहा है, उसी के साथ उपभोक्तावाद की नई विचारधारा भी हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहता है। इसलिए आज चारों तरफ उत्पादन पर बल दिया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट को और अधिक मतलब बढ़ाया जा रहा है, और अधिक प्रोडक्ट पैदा किया जा रहा है, तो उसके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग खाने पीने और नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने को ही सच्चा सुख समझने लगे हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें खाना, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को खरीदना, उनके जीवन में यही सुख है। मानव उपभोग की वस्तुओं को ही सुख मानता है। मनुष्य के बदले हुए चरित्र का ये लक्षण है कि वह उपभोग की वस्तुओं को ही सुख मानने लगा है और उसमें अपने चरित्र और जीवन शैली को भूल गया है। अब देखिए आगे, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में लगी हुई है। मतलब ऐशो आराम, विलासिता ऐशो आराम की चीजों से पूरा सामान भरा पड़ा है और वो आपको आकर्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है लगातार वो चीजें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मतलब विज्ञापन द्वारा ऐसे समझाया जाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। इस तरह से आपको आकर्षित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आज बाजारों में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर शारीरिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुएं भरी पड़ी है। इन वस्तुओं की जो कंपनियां हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। जैसे टूथपेस्ट को ही ले लीजिए, हर पेस्ट में एक नई विशेषता बताई जाती है। कोई पेस्ट दांतों को मोती जैसा चमकाता है, तो कोई मुंह की दुर्गंध को मिटाता है। मतलब अलग अलग पेस्ट में अलग अलग विशेषता बताई जाती है आदि। इस प्रकार ग्राहक अर्थात उपभोक्ता के सामने ढेरों विकल्प परोस दिए जाते हैं और वह उन्हें खरीद लेता है। तो आज बाजार में नई नई सुख सुविधा प्रदान करने वाली
विलासिता को उकसाने वाली वस्तुएं भरी पड़ी है। आगे देखिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, हम पेस्ट को अच्छा ले लेते तो फिर हमारे मन में ये इच्छा आती है कि भाई अच्छा पेस्ट लिया है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, तो चलो ब्रश खरीद लेते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक ब्रश के विज्ञापन आते हैं तो उनका भी अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। मतलब जिन चीजों के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं और ब्रांडेड चीज जो महंगी होगी वही चीज खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपके नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते। साबुन ही देखिए, मतलब लेखक इस तरह से आपको उदाहरण देकर बता रहा है कि इस तरह से विज्ञापन आते हैं, आपको आकर्षित करते हैं, फिर आप उन चीजों की ओर भागते हैं। उस समय आप अपना बजट नहीं देखते, सिर्फ वो चीजें लानी है, आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है, उन चीजों का आपको उपभोग करना है। तो देखिए, अब साबुन ही देखिए, एक माह में हल्की खुशबू है, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। 3 प्रकार के साबुन तो यही हो गए। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रस, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस तरह के विज्ञापन बताए जाते हैं। सम्राट महिलाओं यानी अच्छे परिवारों की, पैसे वालों की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब ये हमारी इमेज का सवाल है। तो समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब आफ्टर शेव यानी शेविंग करने के बाद जो क्रीम लगाते वो, और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। तो छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। तो इस तरह से ये चीजें हमें मार्केट में आकर्षित करती है और हम इनका उपभोग करने के लिए लालायित रहते हैं। इस तरह से हम इन चीजों का उपभोग करना, ब्रांडेड चीजों का, ज्यादा से ज्यादा चीजों का, जो हमारे शरीर को सुख पहुंचाए, यही हमारा ध्येय और लक्ष्य हो गया है। तो यही हमारी उपभोक्तावादी जीवन शैली हो गई है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, बुटीक जहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। बुटीक यानी सिले सिलाए वस्त्रों का भंडार। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है, मतलब इनका ट्रेंड चल रहा है और महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें हैसियत ही दिखानी है तो फिर क्या है, संगीत की समझ हो या न हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मस्त दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा कि भाई मित्तल हॉस्पिटल में कराया, SMS में कराया, गीतांजलि में कराया। इस तरह से ये चर्चा का विषय रहेगा कि भाई वो तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया। पर ये फिर हमारा ये यहाँ पे स्टैंडर्ड का सवाल आ जाता है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई,
पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। ये ऐसा अमेरिका और यूरोप में है कि मरने के पहले आप अपनी अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा अभी इंडिया में ऐसा ट्रेंड तो आया नहीं है, पर एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह ट्रेंड संभव हो सकता है। तो इस प्रकार का ट्रेंड हमारे इंडिया में भी संभव हो सकता है, लेकिन अभी तक तो इतने सारे विज्ञापन अलग अलग विशेषताओं के साथ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, जिससे हमारी जीवन शैली चरमरा। अब देखिए, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न, चाहे उस पर लोग हमारी हंसी क्यों न उड़ाओ। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की जो अभी तक हमने पढ़ा, वह उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है विशिष्ट यानी विशेष लोगों का समाज है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। जैसे मतलब कहने का तात्पर्य है कि आज अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो रहे हैं। आने वाले समय में ये भारत में भी हो सकता है। उपभोक्तावादी समाज में विशिष्ट या संपन्न लोग आते हैं, मतलब इन ऊंची ब्रांडों का उपभोग ऊंचे खानदान के लोग, मतलब सम्राट परिवार के लोग करते हैं, जिनके पास खूब धन संपदा है। वे ही इसके अंग है, मतलब वे ही इसके हिस्से हैं। परंतु सामान्य लोग भी इस समाज को ललचाई आंखों से देखते हैं। वे भी इन सुख सुविधाओं को उपभोग करना चाहते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन रेडी हो सकता है, यही वाला क्वेश्चन कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। तो आपको इसका आंसर बनाकर कॉपी में लिखना है। आप वापस मैसेज करके ये ना पूछे कि मैडम आपने जो बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए वो कॉपी में करने हैं या नहीं। आपको चैप्टर समझाते समय जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में निकलते हैं और बताया जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होता है, इसका मतलब वो आपको कॉपी में लिखना है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्षरण यानी कम होना, शरण यानी कम होना, बौद्धिक दास्ता यानी बुद्धि से गुलाम होना, सांस्कृतिक अस्मिता यानी नीचे की ओर नहीं, सांस्कृतिक पहचान मतलब संस्कृति के वे गुण जिनके कारण लोग अलग पहचाने जाते हैं। और अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है कि नीचे की ओर गिरना। अवमूल्यन का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। तो ये खास इनके अर्थ है। तो देखिए आप, इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि भारत में पहले से सामंतों की परंपरा रही है, मतलब अंग्रेजों की, विदेशियों की। ये लोग विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे, मतलब ठाट बाट का जीवन जीते थे, ऐशो आराम का। आज के परिवेश में सामंतों के रूप और नाम बदल गए हैं। अब वर्तमान में इन सामंतों के नाम और रूप बदल गए हैं, किंतु भोगवादी आचरण जैसा का तैसा बना हुआ है। मतलब ये जो चीजों को उपयोग करने की और इन चीजों का भोग करने की जो आदत है, जो व्यवहार है,
वो वैसा का वैसा बना हुआ है, सिर्फ नाम बदल गए हैं सामंतवादियों के। हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान कम हो गया है। हम अपनी मेधा पर विश्वास न करके, मतलब अपनी बुद्धि, विदेशी संस्कृति की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति हम पर शासन कर रही है, तभी तो ये सब है। मतलब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे, इनका विलासितापूर्ण जीवन हम पर आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सामंती संस्कृति का मतलब है कि वैभव और विलासितापूर्ण जीवन शैली, जिसमें बड़े बड़े धनी सामंतों को की मनमानी चलती है और वे भोग विलास को अपना उद्देश्य मानते थे। आज सामंती संस्कृति का रूप बदल गया है। पहले ये सामंत सरदार, जागीरदार आदि कहलाते थे। आज करोड़पति, अरबपति, मंत्री, विद्यालय आदि के रूप में विद्यमान है, केवल नाम बदल गए। पहले ये सामंत सरदार, जागीरदार कहलाते थे और अब वर्तमान में ये सामंत, मंत्री, अरबपति, करोड़पति ये लोग कहलाने लग गए हैं। तो देखिए, अब हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, छद्म यानी बनावटी, छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। तो कहने का तात्पर्य ये, लेखक ये कहना चाहता है कि जो विदेशी भाषा, वेशभूषा और जीवन शैली की जो नकल हम आधुनिकता मान बैठे, मतलब उनकी नकल कर रहे हैं और उसको हम आधुनिक समाज या आधुनिक सदी का नाम दे बैठे हैं या मान बैठे हैं, या आधुनिकता के ये पैमाने झूठे हैं। आधुनिकता तो व्यक्ति की सोच में होनी चाहिए, बल्कि उनके पहनावे और दिखावे में नहीं। चतुराई से बने गए विज्ञापन और प्रचार प्रसार के जाल ने हमारी सोच को ही बदल डाला है। हर एक समाज या देश की एक निजी संस्कृति होती है जो उसे अलग पहचान प्रदान करती है। आज हम संस्कृति के नाम पर केवल पश्चिमी जीवन शैली की भोंडी, मतलब बेकार की नकल करने में लगे हैं। इसी कारण लेखक ने हमारी संस्कृति को अनुकरण की संस्कृति कहा है, मतलब नकल करने की संस्कृति कहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेडी होगा कि लेखक ने हमारी संस्कृति को अनुकरण की संस्कृति क्यों कहा है। इस पैराग्राफ में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर इस पैराग्राफ में ही है, तो आपको लिखना है इसका उत्तर। अब आगे देखिए, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है, बेकार है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। मतलब लेखक कहना चाहता है कि विज्ञापनों से भ्रमित होकर हम यह मान बैठे हैं कि आलू के चिप्स खाने और खास तरह के शीतल पेय, मतलब पेप्सी, कोका कोला पीने से हमारा जीवन स्तर सुधर रहा है। यह हमारी विवेकहीनता का प्रमाण है, बल्कि सुधर नहीं रहा, बिगड़ रहा है। लेकिन आधुनिक कहलाने की होड़ में कि भाई हम तो नए जमाने के हैं, स्टैंडर्ड हैं, इस होड़ में हम इनके दीवाने होते जा रहे हैं। और इस दीवानेपन में हम अपना धन और स्वास्थ्य दोनों ही दांव पर लगाते जा रहे हैं। इस कारण उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति का विकास और विस्तार होना हमारे लिए चिंता की बात है,
क्योंकि इस संस्कृति की नकल के कारण हमारे सीमित और आर्थिक साधनों का जो प्रयोग है वो व्यर्थ की वस्तुओं के निर्माण में हो रहा है। संपन्न और सीमित आय वाले लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है। मतलब अधिक पैसे वाले और मध्यम वर्ग लोगों और निम्न वर्ग के लोगों में मनमुटाव बढ़ रहा है। जीवन स्तर में बढ़ता हुआ अंतर लोगों में क्रोध और असंतोष पैदा कर रहा है। तो लेखक को निरंतर घट रहे सामाजिक संबंधों पर चिंता है। जैसे जैसे भोगवाद बढ़ रहा है, ये हमारा भोग करने की जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे आपसी दूरियां भी बढ़ रही है और मनुष्य के जीवन स्तर में भी अंतर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर पैराग्राफ पर क्वेश्चन रेडी हो सकता है कि लेखक को किन सामाजिक संबंधों पर चिंता है, और दूसरा ये बन सकता है कि किस संस्कृति का फैलाव हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है और क्यों। ये इस पैराग्राफ में इसका आपको आंसर मिलेगा। आगे देखिए, जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। केंद्रता स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। तो देखिए, लेखक ये कहना चाहता है कि आजकल जो दिखावे की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस संस्कृति का विस्तार होगा वैसे वैसे समाज में अशांति फैलती जाएगी। इस नकली संस्कृति कौन सी? ये दिखावे की संस्कृति। इस नकली संस्कृति को अपनाने से हम अपनी असली संस्कृति खोते जा रहे हैं और हम भोग के साधनों को भोगवाद की संस्कृति के कारण समाज में स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है और नई नई वस्तुओं के उपयोग की इच्छा बढ़ती ही चली जा रही है। हम एक ऐसी अंधी दौड़ में फंसे जा रहे हैं जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है सांस्कृतिक पहचान। मतलब वे विशेषताएं जिनके कारण कोई व्यक्ति किसी विशेष समाज का सदस्य माना जाता है। जैसे भारतीयों का पहनावा, खान पान, अतिथि सत्कार आदि गुण हमारी संस्कृति की पहचान है। मनुष्य को भोग के साधनों से कभी अंतिम संतुष्टि नहीं मिल सकती, फिर भी वह इन्हीं में सुख मानकर अपने को तसल्ली दे लेता है कि वह सुखी है, इसलिए इसे झूठी तुष्टि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेडी हो सकता है कि झूठी तुष्टि का क्या अर्थ है या झूठी तुष्टि से क्या तात्पर्य है और दिखावे की संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन रेडी हो सकता है। तो देख लीजिए आप इसमें दिखावे की संस्कृति के दुष्परिणाम। तो जैसे देखो, सामाजिक आक्रोश फैल रहा है, सांस्कृतिक पहचान समाप्त हो रही है, लोग विकास के महान लक्ष्य से भटककर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, लोग भोग के साधनों के पीछे भाग रहे हैं, नैतिक मर्यादाएं टूट रही है, संबंध टूट रहे हैं और ऊंच नीच मतलब निम्न वर्ग उच्च वर्ग का भेद बढ़ रहा है और सम्राट परिवार और मीडियम फैमिली के बीच का जो ये अंतर है ये और गहरा होता जा रहा है। इस तरह से ये इतने परिणाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। तो ये जो भी मैंने इसमें समझाया, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन बनेंगे, आप बनाएंगे और कॉपी में लिखेंगे। लास्ट में देखिए आप, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है।
भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, गांधी जी ने अन्य संस्कृतियों से प्रभाव ग्रहण करने के विषय में कहा। अन्य संस्कृतियां मतलब दूसरे देश की संस्कृतियां, कि हमें अन्य संस्कृतियों से अच्छे प्रभाव अपनाने चाहिए और अपनाने के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखने चाहिए। हमें खुले मन से अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें और उनकी संस्कृति के गुलाम न बन जाए। अब दूसरों की संस्कृति, दूसरों के पहनावे, दूसरों की परंपराएं, इन सब से आप प्रेरणा ग्रहण कीजिए, अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, लेकिन पूर्ण रूप से उन्हें अपनाकर अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर उनकी संस्कृति के गुलाम बन जाना, ये कहीं कहीं मतलब मानवता नहीं है। तो गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी सामाजिक नींव को उपभोक्तावादी संस्कृति से खतरा है, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारत के समाज को व्यक्तिवादी बना दिया है। लोग अपने सामाजिक सरोकारों को भूलते जा रहे हैं, हमारी नैतिक मर्यादाएं नष्ट होती जा रही है। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक नींव को किससे खतरा है और क्यों है, और खिड़की दरवाजे खुले रखने का क्या आशय है। अब आप इनके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। पहला, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, मतलब इस चैप्टर के आधार पर लेखक, तो लेखक के अनुसार सुख का अर्थ है उपभोग की वस्तुओं से प्राप्त थोड़े समय की संतुष्टि ही नहीं, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं, जबकि लेखक ये मानता है कि मानसिक, शारीरिक और छोटे छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को, मतलब कहने का मतलब यह है कि आज हम वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वही ओढ़ते हैं जो हमें विज्ञापन दिखाते हैं, या विज्ञापन या बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे सामने परोस रही है, वही हम खाते हैं, वही पहनते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप हम धीरे धीरे उन चीजों के, उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी महंगी घड़ियां, कंप्यूटर आदि चीजें खरीद लेते हैं और 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक संबंधों पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं और मन में परेशानी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है, मतलब न तो मनुष्य विकास कर पा रहा है, न देश विकास कर पा रहा है। हम जीवन के विशाल उद्देश्य से भटक रहे हैं, मतलब हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, उससे हम भ्रमित हो रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं नष्ट होती जा रही है और मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा, ये थर्ड वाला। तो देखिए, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और समभाव बना रहे, लोग संयम और नैतिकता का व्यवहार करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विरुद्ध चलती है। वह भोग को आगे करती है और नैतिकता तथा मर्यादा को समाप्त कर देती है। तो गांधी जी भी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी संस्कृति पर कायम रहें,
अर्थात अपनी नींव को न त्यागें। जो अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको न त्यागें। किंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भी खोते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती कहा है। आशा स्पष्ट कीजिए, मतलब इन पंक्तियों का आपको अर्थ बताना है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। इससे प्रभावित होने के कारण हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादकों का भोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। इसका पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे गुलाम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जीवन का उद्देश्य ही इन चीजों का उपभोग करने को ही मान बैठते हैं। हम उत्पादकों का भोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पादक हमारे जीवन का भोग करते जा रहे हैं। अगला देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है और प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल ही अनोखे होते हैं, अलग होते हैं। उनके कारण लोग चाहे हम पर हंसे, हम समाज में चाहे हंसी के पात्र ही क्यों नहीं बन जाए। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि की व्यवस्था करने लगे। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मोहन संगीत बजता रहेगा। तो अगर ऐसी परंपरा चल रही है और ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की जिसमें लोग हम पर हंसे। आगे देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? तो देखिए, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत असरपूर्वक होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को अनेक दृश्यों और ध्वनियों के कारण प्रभावित करते हैं। वे हमारे दिलों में वस्तुओं के प्रति गुमराह करने वाला आकर्षण पैदा करते हैं। बच्चे तो इनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षक शब्द हमारे मन में जगह बना लेते हैं। इसलिए बेकार की वस्तुएं भी हमें ललचाती है और हम उन्हें खरीदने के लिए मतलब बेचैन हो उठते हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। वैसे तो ये आपके अनुसार पूछा है तो बच्चे स्वयं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं से परिचित करा सकते हैं, किंतु ज्यादातर विज्ञापन भ्रमित करने वाले होते हैं। वे मनोहर दृश्य दिखाकर हानिकारक वस्तुओं का प्रचार करते हैं। उदाहरणतया जैसे चाय की पत्ती के विज्ञापन में लड़कियों के नाच का कोई काम नहीं, किंतु अधिकतर लोग नाच से इतने प्रभावित होते हैं कि दुकान पर खड़े होकर वही चाय पत्ती खरीद लेते हैं, जिसका ताजगी से कोई संबंध नहीं है। हमें वाह ताज जैसे शब्दों के मुंह में न पड़कर चाय के कड़कपन और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। वही हमारे काम की चीज है। नेक्स्ट देखिए, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। ये आप स्वयं करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो ये 7 और ये 8 ये दोनों आप स्वयं करेंगे। अब आती है ग्रामर आपकी। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, बदल रहा है क्रिया। यह क्रिया कैसे हो रही है? तो धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे विशेषण है, तो ये इस क्रिया का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ये भी अपनी कॉपी में नोट करना है। तो देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। 5 वाक्य इस चैप्टर में से आपको छांटकर लिखने हैं। तो देखिए, जैसे पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था। पहले उनका काम, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है और पहले विशेषण है। उसके बाद दूसरा है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। इसमें निरंतर क्रिया विशेषण है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, तो ये पहले क्रिया विशेषण है और कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। तो इसमें आज और कल दोनों ही क्रिया विशेषण है और वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट 5, आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। तो इसमें आज क्रिया विशेषण है और वो भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो 5 सेंटेंस मैंने बता दिए, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके धीरे धीरे, जोर से, लगातार। ये शब्द है, ये इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, मतलब ये शब्द है। तो जैसे आप लिख सकते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है, भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है, और अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ, या अचानक जोर से बारिश आ गई है, और कल से लगातार वर्षा हो रही है, और चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती है। और जैसे आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज्यादा है, कल तुम यहाँ आकर बैठना, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा, और तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। तो ये इन शब्दों का प्रयोग करके मैंने सेंटेंस बता दिए। आप जरूरी नहीं कि यही लिखें, आप अगर और बना सकते हैं तो दूसरे और बनाकर भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग कीजिए। अच्छा, नीचे जो वाक्य दिए उसमें कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, तो निरंतर विशेषण है और मतलब निरंतर क्रिया विशेषण है, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और कल रात से ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आता है आपका, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर पके विशेषण है केवल। और रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई है। तो इसमें हल्की विशेषण है और जोरों की भी विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो इसमें उतना और जितनी दोनों ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें आज कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब यह आप स्वयं कॉपी में कर लीजिए। और अब नेक्स्ट देखिए,
दूरदर्शन पर दिखाए जाने विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप और संवाद शैली में लिखिए। या आप स्वयं कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में बताएंगे। इस पाठ के माध्यम से अपने उपभोक्ता प्राप्त को हम अपने अध्यापक की। चलिए अब आप शब्द संपदा आप लर्न कर लेना, इनको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको लर्न कर लेना। 1 2 3। यह भी जाने, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेष तौर पर पढ़िएगा और समझिएगा जरूर। सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। ये चारों टिप्पणियां आपको अपनी कॉपी में भी लिखना और लर्न भी करनी है, क्योंकि ये IMP है। ये चारों टिप्पणियां आपको अपनी कॉपी में करनी है निश्चित तौर पर। अगला आता है सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश, विजेता है ना जो जीता हुआ देश, जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। बौद्धिक दास्तां, अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना, ये बौद्धिक दास्तां है, बुद्धि से गुलाम हो जाना। छद्म आधुनिकता, मतलब आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से, छद्म में बनावटी, तो तर्कशील वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। छद्म का मतलब होता है बनावटी। ये चारों टिप्पणी आपको अपनी कॉपी में स्पेशली करनी है और लर्न भी करनी है। ये चैप्टर मेरा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। चैप्टर के बीच में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए या बताए वो कॉपी में करने हैं। उसके अलावा जो आपके चैप्टर के बाद जो अभ्यास कार्य है उसमें से जितना भी मैंने आपको बताया और समझाया वो भी सारा कॉपी में करना है। धन्यवाद।